हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम फोकस्ड वीडियो रहने वाला है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन इंग्लिश मीडियम जिनके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने कोई भी रैंडमली पिक नहीं किए हैं, बल्कि ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स से उठाए गए टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर्स सजेशन के बेसिस पर केयरफुली सेलेक्ट किए गए हैं। और आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से, अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में आपका 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, और किसी की भी वीडियो की आपको नीड नहीं होगी। तो स्टूडेंट, आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे ऑफर भी आपको दिया जाएगा। वीडियो के बीच में हम आपसे कोई भी 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देगा, स्टार्टिंग विद 3 लकी विनर्स, उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर। आप सब हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारी लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज़ है। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर सीरीज़ का वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हैं तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लिंक पर जाकर नोट्स बाय कर सकते हो। ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो आप वीडियो लेक्चर को भी ध्यान से देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो DU सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। ओके, यस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिफाई द रोल ऑफ फीडबैक विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा? आप अपनी बोल कर, व्हेन यू टॉक एंड थ्रू द टॉकिंग यू कन्वे योर थॉट्स, आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है, उसी को ही तो हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, ये क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल अपने विचारों को व्यक्त करता है, ठीक है, और हु इन टर्न कॉम्प्रीहेंड्स देम एंड प्रोवाइड्स अ रिस्पॉन्स, और दूसरा जो पर्सन है वो उन शब्दों को सुनता है और उनको सुनकर जवाब देता है, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट्स अ एक्सट्रीमली वाइटल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, एज विदाउट इट नो फॉर्म ऑफ सोशल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल एक्टिविटी वुड बी पॉसिबल। बिना कम्युनिकेशन की आप कोई भी सोशलाइजेशन कर ही नहीं सकते हो, करेक्ट। सोशलाइजेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड टू मीट पीपल। और अब जब आप लोगों से मिलते हैं तब आप क्या करते हैं? आप बात करते हैं, करेक्ट। मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? फर्स्ट इज द रोल ऑफ सेंडर। जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा सेंडर से शुरू होती है, ठीक है। सेंडर वो इंडिविजुअल होता है, वो इंसान होता है जो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो बांटना चाहता है, ठीक है। वो क्या करेंगे? दे formulate the message in accordance with their objective and endeavor them to transmit it through an appropriate medium। एक appropriate medium के थ्रू वो जो है अपना एक मैसेज भेजते हैं लोगों के पास। ये जो the sender's language, mindset and style of expression also influence the success of the communication। Next is message formulation। The message constitutes the subject matter। मैसेज के अंदर सब्जेक्ट मैटर आता है, सेंडर क्या कहना चाहता है, what he intends to convey, वो उस मैसेज के अंदर आएगा। इसके अंदर कोई भी फॉर्म हो सकता है, वर्बल, रिटन, जेस्चर और विजुअल। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैसेज क्लियर हो, कॉन्साइज हो और पर्पसफुल हो। ठीक है, हम कह सकते हैं कि आपका जो मैसेज होना चाहिए वो शॉर्ट और क्रिस्प रहना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ये यही कहना चाहता है। अगर मैसेज एम्बिग्युअस है, यानी कि मैसेज कोई क्लियर नहीं है, कुछ घुमा फिरा के बात की जा रही है या फिर कॉम्प्लेक्स है, तो रिसीवर जो है ना तो उसे अच्छे से समझ पाएगा और कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मीडियम। ट्रांसमिटिंग अ मैसेज रिक्वायर्स अ चैनल। अब मैसेज को भेजने के लिए आपको एक चैनल की ज़रूरत है जिसे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये जो मीडियम है ये किसी भी तरह का हो सकता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है, लेटर हो सकता है, टेलीफोन कॉल, ईमेल, सोशल मीडिया और एनी अदर टेक्नोलॉजिकल टूल, ठीक है। और ये जो
अप्रोप्रिएट मीडियम है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। जैसे राइटिंग मीडियम के लिए क्या सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, कन्वेइंग रिटन मीडियम जो है सबसे ज़्यादा कन्वेइंग मेथड माना जाता है। रोल ऑफ रिसीवर, द रिसीवर इज़ द इंडिविजुअल, वो इंसान होता है जिसके पास मैसेज पहुंचता है। उनका काम होता है मैसेज को रिसीव करना, उसे पढ़ना, उसके पीछे क्या कहना चाहते हैं, राइटर क्या लिखना चाहता है, क्या बताना चाहता है, वो रिसीवर को समझने का वो काम होता है रिसीवर का। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब रिसीवर मैसेज को समझ पाता है, ठीक है। द रिसीवर्स लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी, comprehension skills and mental state also exert an influence on the communication progress। अब जो रिसीवर है उसकी लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई इंसान किसी लैंग्वेज को कितने अच्छे से समझ पाता है। अगर हम आसान भाषा में कहें दैन इट मीन्स दैट इट इज़ द एबिलिटी टू स्पीक, रीड, राइट और अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज प्रॉपरली एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो रिसीवर की लैंग्वेज पढ़ने की स्किल कैसी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसी है, और उनका मेंटल स्टेट क्या है, वो भी एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस डालता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि आपने कोई मैसेज भेजा एंड आई एम रियली एंग्री राइट नाउ, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच रही हूँ, और हो सकता है कि आपने लेटर के अंदर मुझे कोई रिजेक्ट कर रहा है किसी भी चीज़ को, मैं हो सकता है मेरा कोई बिजनेस प्रपोजल किसी ने रिजेक्ट कर दिया। तो अगर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर होती तो उस टाइम पे मैं सोचती ओके माय ऑफर हैज़ बीन रिजेक्टेड, शायद कोई और रीज़न रहा होगा, लेकिन क्योंकि मैं राइट नाउ नेगेटिव हूँ, गुस्सा हूँ, तो मैं अपनी ईगो पे वो चीज़ ले लूँगी, ठीक है। तो जो मेंटल स्टेट है रिसीवर का वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अदरवाइज कब एक नॉर्मल कम्युनिकेशन एग्रेशन में पता चल जाती है, मतलब बदल जाती है, पता भी नहीं लगता है लोगों को। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। मैसेज आने के बाद जो रिसीवर है जो उसको एनालाइज करता है, मीनिंग पीछे का पता करने की कोशिश करता है, इसे जो प्रोसेस है इसे हम डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तभी माना जाता है जब मैसेज लूसिड है, यानी कि मैसेज इज इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड रिसीवर इंटरप्रेट्स इट एक्यूरेटली। जैसा सेंडर मतलब बताना चाहता है वैसा ही रिसीवर अगर उस मतलब को, उस मैसेज को समझ रहा है जैसा वो चाहता है, तो ही जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल होती है। फीडबैक प्रोवाइड करना, फीडबैक कंस्टिट्यूट्स अ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेज विद इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेज है जब रिसीवर हैविंग कॉम्प्रीहेंडेड द मैसेज रिस्पॉन्ड्स टू इट, जब रिस्पॉन्ड करता है, उनके आर्टिकुलेट मतलब उनके रिएक्शन को आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट मतलब कि उसको डीपली स्टडी करना, उनके रिएक्शन को स्टडी करना। दिस रिस्पॉन्स इज टर्म्ड एज फीडबैक। आपके मैसेज को पढ़कर किसी इंसान का क्या रिस्पॉन्स है वो ही फीडबैक होता है। फीडबैक के थ्रू जो सेंडर है वो असर्टेन्स वेदर और नॉट देयर मैसेज हैज़ बीन करेक्टली अंडरस्टूड। वहीं से आपको पता लगता है कि आपका मैसेज अच्छे से लिया गया है या नहीं, ठीक है। दिस मैकेनिज्म अलाउज फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, बहुत सारी इम्पेडिमेंट्स होती हैं, बहुत सारी बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, जैसे लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टीज़। भाई हो सकता है आप जो लैंग्वेज में मैसेज लिख रहे हो वो किसी को अच्छे से ना आती हो, टेक्निकल ग्लिचेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस, एम्बिगुअस मैसेजिंग। ये जो बैरियर है ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को ख़राब कर देते हैं, रोक देते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ओवरकमिंग दीज ऑब्स्टिकल्स इज इम्पेरेटिव फॉर अचीविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंडिकेटर ऑफ द कम्युनिकेशन सक्सेस। फीडबैक जो है वो एक बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लैरिफाई करता है कि कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल रही या ना रही, नहीं रही। इफ़ द रिसीवर प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट फीडबैक, अगर रिसीवर सही फीडबैक प्रोवाइड करता है तो सेंडर को अश्योरेंस मिल जाता है कि भाई मैसेज सही तरीके से उनको मिल गया है। दस फीडबैक स्टैंड्स अ टेंजिबल प्रूफ, फीडबैक एक प्रूफ भी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन आपकी सही तरीके से पहुंची या नहीं पहुंची, ये जो फीडबैक है ये उसका प्रूफ भी होता है। ओके, यस। सो द नेक्स्ट इज resolving misunderstanding and confusion. If the receiver fails to comprehend the message accurately, अगर जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो उसका गलत ही मतलब निकाल लिया है तो ये एक एविडेंट बन जाता है, ये एक रास्ता बन जाता है थ्रू देयर फीडबैक। सब्सिक्वेंटली द सेंडर कैन टेक फर्दर स्टेप्स टू क्लैरिफाई और रिफ्रेज देयर मैसेज। फिर वो क्लैरिफाई कर सकते हैं और रिफ्रेज कर सकते हैं अपने मैसेज को। दस फीडबैक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डी-स्पेलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कन्फ्यूजन। मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, डी-स्पेलिंग का मतलब होता है मतलब कि जो स्पेलिंग है, डी-स्पेलिंग मतलब कि स्पेलिंग को वापस लेना,
ठीक है, इसका यहाँ पर मतलब है किसी भी काम को ठीक करना। तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए वो दोबारा मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग टू वे कम्युनिकेशन, फीडबैक जो है वो एक ट्रांसफॉर्म कर देता है कम्युनिकेशन को एक साइडेड प्रोसेस से दो साइडेड प्रोसेस के अंदर। ये दिस इस्टेब्लिशिंग ऑफ अ डायलॉग बिटवीन टू पार्टीज़ एंड इनहेंसेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब दो पार्टीज़ के बीच में डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और ये एक इंस्ट्रूमेंटल है इन स्ट्रेंथनिंग सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट एंड करेक्शन। ये जो फीडबैक है ये सेंडर को आइडेंटिफाई करता है उनकी शॉर्टकमिंग्स और एरर क्या है। अगर एक मैसेज इनइफेक्टिव प्रूव होता है तो सेंडर जो है नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स करता है फ्यूचर के लिए, अभी भी करेगा और आगे भी करने से पहले सोचेगा। तो फीडबैक जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किस चीज़ की, सेल्फ असेसमेंट और पर्सनल ग्रोथ की। इन्हेंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फीडबैक जो है वो एक सेंडर को इंसाइट देता है कि भी आपका जो रेसिपेंट ओपिनियन है या पर्सपेक्टिव है वो बेटर डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ये बहुत पैरामाउंट मतलब बहुत ज़्यादा अटमोस्ट इम्पोर्टेंट का फीडबैक जो देना जो है वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर्टिकुलरली इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इन रिलेशनशिप, जब इंडिविजुअल का फीडबैक वैल्यू किया जाता है तो वहाँ से एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। क्लैरिफाइंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस थ्रू एग्जाम्पल, अगर एक टीचर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, if a teacher is explaining a subject to student in a classroom takes place, the teacher acts as a sender, टीचर सेंडर है, सब्जेक्ट जो मैटर है जो रिसीव हो रहा है वो स्टूडेंट को हो रहा है। ठीक है, जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं आंसर देते हैं तो इसे जो है फीडबैक कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दस कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस एंड टू वे प्रोसेस होता है जहाँ पर सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक, ऑल सबका अपना अपना पोजीशन है, सबका अपना काम है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैसेज क्लियर हो और रिसीवर बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट एक्यूरेटली। ठीक है, yes, moving on to the next question, what constitutes email etiquette, what role does it play in professional communication? ईमेल को सही तरीके से लिखने का ईमेल एटिकेट क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ईमेल एटिकेट। इंट्रोडक्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं ईमेल एटिकेट। इसके अंदर सबसे पहले राइटिंग अ क्लियर एंड अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन, वो जो एक छोटी सी सब्जेक्ट लाइन होती है वो बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए कि भी आप इतना बड़ा ईमेल किस चीज़ पे लिख रहे हो, बस वो टॉपिक लिख दो। फॉर एग्जांपल आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने बहुत कुछ लिखा है तो सब्जेक्ट में आप इश्यूज़ विद ग्लोबल वार्मिंग लिख सकते हो, या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, या फिर आप सब्जेक्ट में लिख सकते हो हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग अस। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आप सब्जेक्ट के अंदर एक क्लियर अपनी एक लाइन से डिफाइन कर रहे हो कि आप पूरी ईमेल के अंदर किस चीज़ के बारे में बात करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज। जब आप एक ईमेल लिख रहे होते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कर्टेसियस, रिस्पेक्टफुल और फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, जब आप किसी को भी ईमेल लिखते हो, पर्टिकुलरली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनली जब आप कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक रिस्पेक्टफुल मैनर से फॉर्मली आप किसी से बात करें। ठीक है, किसी को भी हार्श और ऑफेंसिव वर्ड्स तो यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज ही लिखनी चाहिए। कीप द मैसेज कंसाइज एंड क्लियर, जो कंटेंट है ईमेल का वो छोटा, ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, एक क्लियर मतलब लेंथ का होना चाहिए। एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आप इसेंशियल और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को दो शॉर्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज पैराग्राफ की मदद से। ठीक है, ताकि पढ़ना और उसे समझना आसान हो और यहाँ से रेसिपेंट का टाइम भी बच जाएगा और कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। पेइंग अटेंशन टू द करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग, देखो प्रोफेशनली जब आप कोई ईमेल लिख रहे हो तो वहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी इमेज पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के CEO हैं, आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं और आपकी ईमेल में कोई भी एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक है, वहाँ से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस कंपनी के CEO को मैसेज लिखना ही प्रॉपरली नहीं आता, यू कैन इमेजिन कितनी छोटी बात है बट उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। आप देख सकते हो कंपनी का, फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी में प्रेसिडेंट हैं आप अपनी कंपनी के, ठीक है, और आप अच्छे मतलब कि आप कपड़े फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल पहन के आते हैं, कभी शर्ट पैंट पहन लिया, कभी शॉर्ट्स पहन के आप ऑफिस आ रहे हो, इवन दो यू आर रिच बट व्हाट यू वियर
शोज़ रिस्पेक्ट। अब देखो, अगर आप निकर पहन के ऑफिस में जाओगे तो ऑब्वियसली आपका वॉचमैन तक आपको नहीं पहचानेगा और ना ही वो आपको इज्जत देगा। और अगर आप वहीं पर आप एक प्रॉपर फॉर्मल अटायर में आते हैं ऑफिस के लिए रेडी होकर, आप अपने कपड़ों से देखो, अपीयरेंस कमांड्स रिस्पेक्ट। आपकी अपीयरेंस से डिसाइड किया जाता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं। पहला होता है अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं। सेकेंड इज़ आप कैसा बोलते हैं। ठीक है, पहला इंप्रेशन आपको देखने से लोगों को होगा, दूसरा आप कैसे और क्या बोलते हैं उससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, यूजिंग एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशंस एंड क्लोजिंग्स, सही तरीके की सैल्यूटेशंस को यूज़ करना चाहिए। सैल्यूटेशंस क्या होती हैं, देखो वो रिस्पेक्टेड मैम, मैडम, डियर सर, सिंसियरली, इनको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, शुरुआत होती है रिस्पेक्टेड मैम और सर से, डियर सर से, और ख़त्म होती है थैंक यू और सिंसियरली से। ठीक है, अवॉइडिंग अननेसेसरी कैपिटलाइजेशन एंड सिंबल्स, जो है आपको एक्सेसिव कैपिटल लेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल रूल होता है कि फुल स्टॉप के बाद हमेशा कैपिटल लेटर आएगा, उसके अलावा आपको कोई भी अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप बोल्ड लिख रहे हो, और बोल्ड का मतलब जो है या तो रूड होता है या रिस्पेक्ट होता है। तो रूड, अगर आप किसी रिस्पेक्ट में आप क्या लिखेंगे, थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर हेल्प, और रूड में आप उसके अलावा कुछ भी लिखते हैं वो रूड ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैसेज इट अपीयर्स टू बी रूड एंड एग्रेसिव। प्रोफेशनल ईमेल्स में सिंप्लिसिटी और डेकोरम आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। रिस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्टली एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ आपकी जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो बात हुई है उसको प्राइवेट रखना, बाहर किसी को ना बताना। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू एन ईमेल इन अ टाइमली मैनर अपॉन रिसिप्ट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशनल एटिकेट। फर्दर मोर सेफ गार्डिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो इसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसको सेफ गार्ड करके रखना। दूसरों की प्राइवेट डिटेल्स और ईमेल्स को बिना परमिशन के नहीं शेयर करना चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ ईमेल एटिकेट इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथनिंग प्रोफेशनल इमेज। आपकी अगर ईमेल एटिकेट आपका अच्छा है तो आपकी प्रोफेशनल इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक कर्टेशियस वेल स्ट्रक्चर्ड ईमेल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सेंडर रिस्पॉन्सिबल है, डिसिप्लिन है और अपने काम को लेकर सीरियस है। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि एक प्रॉपर ईमेल एटिकेट से मैसेज जो है उनको एक ऑर्गेनाइज और ल्यूसिड मैनर के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, बाय मिनिमाइजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी अगर आप एक क्लियर और आसान भाषा में अपनी बात व्यक्त करते हैं तो। सेविंग टाइम एंड इनहेंसिंग एफिशिएंसी, कंसाइज एंड वेल ऑर्गेनाइज। कंसाइज मीन्स टू द पॉइंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड ईमेल्स रिक्वायर लेस टाइम टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड। अगर आप टू द पॉइंट और 2 पैराग्राफ में ही अपनी बात लिखकर आप ख़त्म कर देते हैं या फिर मैक्स टू मैक्स 3 लाइन में, तो आपका ईमेल पढ़ना आसान हो जाता है और उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ से पेस, जो काम का वर्क है, जो काम की पेस है, वो जल्दी जल्दी होगा, काम जल्दी जल्दी ख़त्म होगा, डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्टर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। फोस्टरिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप, polite and courteous emails instill a sense of respect and trust in recipient। अगर आपकी ईमेल पोलाइट है तो आप वहाँ से भरोसा और रिस्पेक्ट दोनों जीत लेते हैं रेसिपेंट की। दिस फैसिलिटेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट, कलीग्स एंड सुपीरियर्स by fostering a positive work environment, minimizing misunderstandings and dispute। अगर एक जो email है वो clear है, when written in polite and refined language, the likelihood of misinterpretation is significantly reduced। अगर आपने polite तरीके से और सही लैंग्वेज में आपने कोई email लिखा है तो उसे मिसइंटरप्रेट करना, उसको मिसअंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, while simultaneously ensure transparency in operation, maintaining organizational discipline। ईमेल एटिकेट को एडहियर करना हेल्प्स मेंटेन अ स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ द कम्युनिकेशन एंड डिसिप्लिन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, आपने देखा होगा दैट कंपनीज पीपल आर वेरी रूड। उस कंपनी के लोग बहुत ज़्यादा रूड है, उस कंपनी के लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ राइटिशियस है, उस कंपनी के लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। तो आप अपनी कंपनी को जब भी आप एक ईमेल लिखते हो, उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो उसकी मदद से। ठीक है, तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड ईमेल कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका, और यहाँ से जो एक स्टैंडर्ड, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सबको जो है फॉलो करना चाहिए। इनहेंसिंग ग्लोबल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, आज के ग्लोबलाइज्ड और डिजिटल एरा के अंदर ईमेल जो है एक प्राइमरी मीडियम बन गया है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का।
ठीक है। प्रॉपर ईमेल और एटिकेट से इफेक्टिव और पर्सनल डायलॉग कैन बी इस्टेब्लिश्ड इवन विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चरल बैकग्राउंड। आपका देश अलग है, आपका कल्चर अलग है, फिर भी आप एक प्रॉपर एटिकेट के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से क्या बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी और एक ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, यस। Moving on to the next question, discuss the process of negotiation. Additionally, explain the general guidelines to be followed to ensure the effectiveness of a negotiation. देखो negotiation क्या होता है? negotiation का मतलब होता है बैठ के किसी चीज़ की टर्म्स को डिस्कस करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं बैठे हैं, ठीक है, और हमारी बात चल रही है किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल आप एक कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, एंड आई एम द सेल्स पर्सन। तो आप मुझसे कहेंगे कि नहीं, मुझे तो 5 लाख की ही गाड़ी चाहिए, मैं तो 5 लाख ही दूंगा, मैं 6 लाख नहीं दूंगा। लेकिन मैं कह रही हूँ सर आई एम सॉरी बट आपको 6 लाख देने पड़ेंगे, 5 लाख 1 लाख का डिस्काउंट हम आपको दे नहीं सकते राइट नाउ, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उस टाइम पर हम एग्री करते हैं कि भाई आप 5,50,000 की गाड़ी लेंगे। ठीक है, वो एक नेगोशिएशन होगा कि ना तो आपकी बात रही ना मेरी बात रही, एक बीच की बात ले ली गई जिससे दोनों एग्री करते हैं, उसे नेगोशिएशन कहते हैं। ठीक है, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है एंड व्हाट आर द जनरल गाइडलाइंस टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ नेगोशिएशन। तो इंट्रोडक्शन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द मेन बॉडी, प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन का ना एक प्रोसेस होता है। पहला इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। प्रॉब्लम, नीड, ऑब्जेक्टिव एट हैंड। दिस इन्वॉल्व्स क्लैरिफाइंग द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन एंड डिफाइनिंग द डिजायर्ड आउटकम। इसका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो डिस्कशन है, उसको इसका जो इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, दैट इज़ क्लैरिफाइंग द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन, कि भाई जो उस चीज़ को आप डिस्कस करने वाले हो उसका सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए और जैसा डिज़ायर्ड आउटकम आपको चाहिए वैसा आना चाहिए। व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज़ क्लियर, जब ऑब्जेक्टिव क्लियर है, नेगोशिएशन बहुत और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब गाड़ी का नेगोशिएशन चल रहा है और मुझे कैसे ना कैसे करके आपको 5,50,000 पर लाना है और मैं अल्टीमेटली आपको ले आई, तो यहाँ से क्या डिज़ायर्ड आउटकम मिल गया, आपको भी लगता है आपको डिस्काउंट मिल गया और मुझे जितना पेमेंट चाहिए था मुझे उतना मिल गया। ये जो स्टेट है ये सेट्स द डायरेक्शन फॉर द एंटायर प्रोसेस एंड एड्स इन फॉर्मुलेटिंग द सब्सिक्वेंट स्ट्रेटजीज। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू पोजेस कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। कार आप खरीदना चाहते हैं तो उस कार के बारे में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस स्टेज के दौरान दोनों जो पार्टीज हैं स्टडी रेलेवेंट फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स एंड पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। एडिक्वेट प्रिपरेशन इंस्टिल्स confidence in an individual and facilitates the presentation of arguments. Negotiation conducted without preparation are often ineffective and fails to yield the desired result. Exchange of ideas and proposals. इस स्टेज के अंदर दोनों पार्टीज जो है अपनी आइडिया, एक्सपेक्टेशन और प्रपोजल को शेयर करती हैं। हर एक पार्टी आर्टिकुलेट करती है इट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, अभी शेयर करते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं और हमारे इंटरेस्ट ये है। ये जो प्रोसेस है ये ओपन और ऑनेस्ट होना चाहिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अ प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज स्टीयर्स द नेगोशिएशन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। आर्ग्यूमेंटेशन एंड डिस्कशन। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बोथ पार्टीज प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। दोनों की दोनों जो पार्टीज हैं वो आर्ग्यूमेंट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन से करती हैं एंड एनालाइज द पॉइंट बाय अपोजिंग साइड। ठीक है, अगर वो किसी चीज़ से एग्री नहीं करते तो वो अपोज करेंगे उस चीज़ को। पेशेंस और कंपोजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस स्टेज के लिए। अगर डिस्कशन कर्टेशियस और लॉजिकल रहता है तो रीचिंग अ रेजोल्यूशन बिकॉज सिग्निफिकेंटली ईजियर। जब आप जो है कामली बैठे हैं, प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सॉल्यूशन निकालना उस टाइम पर आसान हो जाता है। सीकिंग एग्रीमेंट एंड रेजोल्यूशन। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है नेगोशिएशन का इज़ टू आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज़। एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिससे दोनों पार्टीज़ एग्री करें। इसे करने के लिए दोनों साइड्स को जो है ज़रूरी है कॉम्प्रोमाइज़ करना कि भाई थोड़ा बहुत आप कर लो, थोड़ा बहुत आप कर लो, बीच के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। फाइनल डिसीजन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट। वंस बोथ पार्टीज़ रीच अ कंक्लूजन, जब दोनों पार्टीज़ एक कंक्लूजन पर पहुँच जाती हैं, often this is also drafted in writing to prevent any potential disputes। और ये जो डिसीजन है इसको बाद में लिखित में दिया जाता है और दोनों के साइन किया जाता है ताकि बाद में इस चीज़ के ऊपर कोई भी लड़ाई ना हो। इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द एग्रीमेंट। इन द फाइनल स्टेज द एग्रीमेंट रीच्ड इज पुट इनटू प्रैक्टिस।
अब एग्रीमेंट भी हो गया, दोनों ने साइन भी करते हैं, तो उसे प्रैक्टिस के अंदर लाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। सब्सिक्वेंटली इट इज़ असेस्ड विद हाउ अफेक्टिव द डिसीजन हैज़ बीन, कितना इफेक्टिव डिसीजन रहा है, एंड वेदर द एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स वर अचीव, कि क्या जो हमने रिजल्ट्स को एंटिसिपेट किया था वो हमने अचीव किए हैं नहीं। इफ़ डीम्ड नेसेसरी सजेशंस फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, अगर ज़रूरत है तो फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए भी सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर द इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ नेगोशिएशन, अब नेगोशिएशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हमें चाहिए होती है। फर्स्ट इज इस्टेब्लिशिंग अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग, कोई भी नेगोशिएशन शुरू करने से पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि भाई हमें गाड़ी 4 लाख की ही लेनी है, और प्लानिंग कि हम कैसे 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 इस बात को लाकर हम 4 लाख पर ला दें, वो प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। इफ़ एन इंडिविजुअल नोज प्रिसाइजली व्हाट दे एम टू अचीव, अगर इंडिविजुअल को पता है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, दे कैन नेगोशिएट विद greater confidence and effectiveness. Proper planning provides direction into the negotiation process and saves time. Employing effective communication skill. Clear, courteous and effective communication is indispensable for a successful negotiation. अगर आपका जो communication है वो clear है, courteous है, तो आपके नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाता है। कॉन्वर्जेशन के दौरान सबको अपने अपने पॉइंट सिंपल और आसान भाषा में बतानी चाहिए, ठीक है। फर्दर मोर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू लिसन अटेंटिवली, कि भाई आपके ऑपोजिट जो पर्सन बैठा है वो क्या कहना चाहता है, आपको वो बात समझनी पड़ेगी, उनको ध्यान से सुनना पड़ेगा। मेंटेनिंग पेशेंस एंड कंपोजर, नेगोशिएशन के दौरान कभी कभी आर्ग्यूमेंट हीटेड हो जाता है, लेकिन उस टाइम पर भी आपको काम रहना और अपना कंपोजर बना के रहना है, ठीक है। टेंशन बढ़ेगी और फिर आपकी डील भी खत्म हो सकती है, इसीलिए काम आपको रहना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे मेंटेनिंग पेशेंस एंड कंपोजर इज़ इम्पोर्टेंट। डिसीजन जो कि गुस्से में बनाए जाते हैं वो कभी कभी नेगोशिएशन प्रोसेस को ख़राब कर देते हैं, और एक काम और बैलेंस डिमेनोर अगर आपके पास है तो आप रेजोल्यूशन भी आसानी से ढूंढ लेंगे। अपहोल्डिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, डिस्कशन के दौरान द व्यूज एंड सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व मस्ट बी रिस्पेक्टेड, जो भी कोई भी कुछ कहना चाहता है उसे आपको रिस्पेक्ट करना है। इट इज़ इम्पेरेटिव टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग डेरोगेटरी और एग्रेसिव लैंग्वेज, डेरोगेटरी मतलब खराब लैंग्वेज और एग्रेसिव लैंग्वेज को यूज़ करना बहुत ही गलत है। Positive attitude creates a collaborative atmosphere for the dialogue and the aids in maintaining a healthy relationship. Basic discussion on facts and logic. अगर आपको नेगोशिएशन इफेक्टिव बनाना है तो आप कोई भी बात कहते हैं उसको बैक करने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, और लॉजिक होना चाहिए और फैक्ट्स होने चाहिए। तो रेलिवेंट स्टेटिस्टिक्स एंड एविडेंस लैंड ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, जब आपके पास एविडेंस और फैक्ट होता है ना तो आपका जो प्रूफ है और भी ज़्यादा वो क्रेडिबल हो जाता है डिस्कशन के अंदर। एक लॉजिकल अप्रोच अश्योर करती है कि जो रेजोल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो फेयर भी है और मोर एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज। डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो सक्सेसफुल नेगोशिएशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ऑफन अ सुपीरियर सॉल्यूशन कैन बी अचीव्ड बाय बीइंग विलिंग टू मॉडिफाई वंस ओन व्यूज़ और पोजीशंस, खुद के व्यूज़ और पोजीशन को चेंज करने से, थोड़ा नेगोशिएट करने से, अगर आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो वहाँ से जो है आप एक अच्छे सॉल्यूशन पर पहुँच सकते हैं। अ रिजिड एंड ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड, ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड क्या होता है? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी, ठीक है, जब आप ज़िद्दी होते हो। कहाँ पर थे हम? ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड, अगर आप ज़िद्दी हैं तो वो जो एटीट्यूड है कैन कॉम्प्लिकेट द नेगोशिएशन प्रोसेस, इसीलिए अ स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ इज़ इंडिस्पेंसिबल, भाई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहना चाहिए। मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रस्ट जो है बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है बिजनेस नेगोशिएशन के अंदर। आपने धोखा तो एक इंसान को किया है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री में आप बदनाम हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बचा के रखना, ठीक है, ऐसे डिस्कशंस के अंदर। और इफ़ ट्रस्ट इज़ मेंटेन बिटवीन टू पार्टीज़ इट इंश्योर्स द लॉन्जिविटी ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर आप दोनों पार्टीज़ के बीच में ट्रस्ट है तो आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबी रहेगी और फ्यूचर के अंदर कॉपरेशन भी अच्छा खासा रहेगा। ओके, आई होप आप कंक्लूजन पढ़ लेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Keeping in mind the characteristics of a good presentation, draft 3 to 4 slides presentation for the launch of a new product line in Indian market. अब आपको इंडियन मार्केट को
ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रोडक्ट लाइन नई लॉन्च करनी है और आपको उसके लिए 3 से 4 स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन बनानी है। डिस्क्राइब द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन इज योर थॉट्स। आप अपने विचारों को एक प्रैक्टिकल पेज पर उतारते हैं, ठीक है, और वहाँ से कैसे आप एक प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, उसी को ही तो प्रेजेंटेशन कहते हैं, करेक्ट? ठीक है, ये प्रेजेंटेशन क्या होता है? इट्स एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग एन आइडिया, प्लान, प्रोडक्ट और इन्फॉर्मेशन टू एन ऑडियंस विद एन इम्पैक्टफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक ऐसे मैनर में अपने आइडियाज़ को व्यक्त करना कि आप जो है एक इम्पैक्ट डाल पाए। ठीक है, मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, एनी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बिगिंस विद क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। द प्रेजेंटर मस्ट बी फुल्ली अवेयर ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इन्फॉर्मेशन डू दे विश टू कन्वे टू द ऑडियंस। ऑडियंस को आप क्या बताना चाहते हैं, क्या इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, पहले वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्टिव लैक्स क्लैरिटी, अगर आपके ऑब्जेक्टिव, अगर आपकी प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी नहीं है तो ना तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और आप अपनी ऑडियंस भी खो देंगे। ठीक है, देखो प्रेजेंटेशन क्या होता है? बेसिकली आप एक आइडिया सेल कर रहे हो, राइट? आप आइडिया सेल करोगे, वो कोई उसमें इन्वेस्ट करेगा तब कहीं जाके एक प्रोडक्ट लाइन बनेगी। तो आइडिया बेचने के लिए आइडिया ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, फर्दर मोर करेक्टली डिफाइनिंग द सब्जेक्ट इज ऑल्सो एसेंशियल। सब्जेक्ट को जिस पे आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कीपिंग द कॉन्टेंट कंसाइज, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड। इट इज़ इफेक्ट इन एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, जो कंटेंट है वो शुड नॉट बी एक्सेसिवली लेंदी, ज़्यादा लेंदी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन सिंपल, क्लियर, सिस्टमैटिक मैनर। सिंपल, क्लियर और सिस्टमैटिक मैनर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इफ़ द स्लाइड कंटेन्स एन एक्सेसिव नंबर ऑफ वर्ड्स, ज़रूरत से ज़्यादा अगर शब्द है, अननेसेसरी डिटेल है, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट वैसे ही चला जाता है। ठीक है, तो की पॉइंट शुड बी प्रेजेंटेड कंसाइजली एंड इवन। कॉम्प्लेक्स टॉपिक शुड बी एक्सप्लेन्ड इन द सिंपल लैंग्वेज। एक जो वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है वो ऑडियंस को प्रेजेंटेशन का जो आसानी से ग्रास्प करने में मदद करता है और कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एंगेजिंग डिज़ाइन एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ इमेज एंड विजुअल एड्स। देखो प्रेजेंटेशन आप बोल के भी तो दे ही सकते हो ना, आप पढ़ के भी दे सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि आप वहाँ पर लोगों को दिखाते हो अपनी आइडिया को। आपका आइडिया जब सच में बन जाएगा तब कैसा दिखेगा ये आप प्रेजेंटेशन में दिखाते हो, तो उसके लिए आपको प्रॉपर इमेजेस और विजुअल एड्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, विजुअल एड्स अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। द डिज़ाइन ऑफ द स्लाइड शुड बी क्लीन, अपीलिंग एंड बैलेंस्ड। एक ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जो अपीलिंग भी हो, क्लीन भी हो और बैलेंस्ड भी हो। ठीक है, जैसे कि सही तरीके से फ़ॉन्ट्स यूज़ करना, कलर्स, इमेजेस, ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेजेस को यूज़ करना, विजुअल टेक्स्ट जैसे कि ग्राफ्स, चार्ट्स, इमेजेस को जो है प्रेजेंटेशन के अंदर लाना। Selection of language and style tailored to the audience. The success of a presentation also depends on the extent to which the presenter understands the audience level and needs. जो एक प्रेजेंटेशन की सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि आप किस हद तक प्रेजेंटर को समझते हैं और ऑडियंस की लेवल और नीड को समझते हैं। जब आपको पता है कि आपके सामने बैठने वाले वो लोग हैं जो ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे। भाई आप अपनी प्रेजेंटेशन में लिखने वाला जो सब्जेक्ट है वो कम करेंगे और इमेजेस ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि आपके सामने मान लो कि स्टूडेंट्स बैठे हैं जो और भाई जिनको लैंग्वेज ज़्यादा नहीं पता वो बैठे, तो आपकी ऑडियंस कैसी है उसके बेसिस पर आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। आपकी जो कॉन्फिडेंस, अगर आप बोलते वक्त अटक रहे हैं, ई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। अब चाहे आपकी प्रेजेंटेशन दुनिया की बेस्ट प्रेजेंटेशन क्यों ना हो, जब लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। देखो लोग आपके आइडिया को नहीं पता है, प्रेजेंटेशन को कोई परचेज नहीं कर रहा, तो लोग आपके आइडिया को खरीद रहे होते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप किस चीज़ की तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस तरीके से बताते हैं, आप क्या उन्हें दिखा रहे हैं, क्या उनके दिमाग में इमेज बना रहे हैं, वो सब कुछ आप ही हैं।
आप ही एक मेन स्पीकर हैं। तो प्रेजेंटर का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इन सक्सेस ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, जो भी शब्द आप बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए सबको। एंड द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग का क्या मतलब होता है, बोलते वक्त आई कॉन्टैक्ट बना के रखना, ठीक है। इफेक्टिव स्पीकिंग का मतलब है एक प्रॉपर पोज से, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आपके फुल स्टॉप आ गया तो फुल स्टॉप पे 2 सेकंड का ब्रेक देके फिर दोबारा बोलना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेटिंग विद अ स्माइल ऑल्सो लीव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस। कन्वर्सली नर्वस और अनक्लियर स्पीच कैन कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैंने क्या किया, वॉइस मॉड्यूलेशन मैंने किया। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है अपनी आवाज़ को धीरे तेज़ एक ऐसे मतलब कि ऊपर नीचे करते रहना, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। कम्युनिकेशन करते वक्त अगर मुंह पे स्माइल है तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी पड़ता है। वॉइस मॉड्यूलेशन करना ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन बैलेंस, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है वो अलॉटेड टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट होती है। अगर 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है तो आपकी ठीक 10 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन यानी कि 9 मिनट्स 59 सेकंड्स के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जानी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लंबी जो प्रेजेंटेशन है वो टेडियस हो जाती है ऑडियंस के लिए। टेडियस का मतलब है बहुत ज़्यादा बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग हो जाती है। वेयर एज अ ब्रीफ वन, एक छोटी सी उनको इसेंशियल इन्फॉर्मेशन छूट जाती है उसमें। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम की स्लाइड और टॉपिक को चूज़ करना। एंड इम्पैक्टफुल कंक्लूजन एंड ऑडियंस इंटरेक्शन, द कंक्लूजन ऑफ अ प्रेजेंटेशन शुड बी इम्पैक्टफुल। एक ऐसा कंक्लूजन, एक लाइन का कंक्लूजन लेकिन ऐसा कि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने मेंटोस की, आई एम श्योर मेंटोस की एड्स हमने देखी होगी। मेंटोस की मैंने शायद मेंटोस की कभी टॉफ़ी में नहीं खाई है, बट मुझे याद है उन्होंने ऐड में एक बार क्या था, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। वो गधे वाली ऐड नहीं होती जिसके अंदर आदिवासी गधे के ऊपर बैठता है फिर चलता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें स्टोरी दिखाई और एक ऐसा इम्पैक्टफुल कंक्लूजन दिया कि मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। वहाँ से क्या हुआ, इम्पैक्ट पड़ा ऑडियंस के ऊपर। कंक्लूजन ऐसा बैठा कि अब जो है वो दिमाग भूले भी नहीं ये लोग, जो शायद उसको एक बार देख लेते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फॉरगेट इट, ठीक है। तो यही है कि आपकी जो समरी है इस तरीके से कंसाइज होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों पर छोड़ दे, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफ अ प्रेजेंटेशन फॉर लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट सीरीज। अब नई प्रोडक्ट सीरीज के लिए आप कैसे ड्राफ्ट करेंगे, स्लाइड 1 के अंदर आप इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट नेम दोगे। जैसे लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट सीरीज, स्मार्ट लाइफ इको प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल आपका सब्जेक्ट है। इको फ्रेंडली और मॉडर्न प्रोडक्ट है, ठीक है। डिज़ाइन विद द नीड्स ऑफ इंडियन कस्टमर्स इन माइंड, इंडियन कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस पर हाई क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है और यूथ और फैमिलीज दोनों के लिए है। टैगलाइन क्या होगी, स्मार्ट लिविंग सिक्योर फ्यूचर, ठीक है। ऐसी एक टैगलाइन होनी चाहिए, अट्रैक्टिव सी टैगलाइन। स्लाइड 2 के अंदर आप प्रोडक्ट फीचर के बारे में बताओगे कि कैसे वो इको फ्रेंडली मटेरियल से बना है, एनर्जी और रिसोर्सेज को सेव करता है। मॉडर्न डिज़ाइन और अट्रैक्टिव पैकेजिंग होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी चीज़ें एंड सूटेबल फॉर ऑल ग्रुप एजेस, ठीक है। एंड अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स। स्पेशल बेनिफिट्स क्या है, सुपीरियर क्वालिटी एट लो कॉस्ट, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी देना, हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छी। तीसरी स्लाइड के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेटेजी इन इंडियन मार्केट आप लिख सकते हैं। Prospects in Indian market, growing demand of eco-friendly products in India, youth attraction towards the modern smart products, utilization of digital marketing and social media promotion, sales via e-commerce platform and targeting both and rural and urban areas. Marketing strategy क्या होगी, टीवी सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हो, डिस्काउंट और स्पेशल ऑफर से आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड इम्प्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक, आपके कस्टमर क्या फीडबैक दे रहे हो उस बेसिस पर अपने प्रोडक्ट का सुधार करना। कंक्लूजन एंड मैसेज, our objective to provide quality and trust to customers। आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर ट्रस्ट बन गया तो अब आपने कस्टमर रिटेन कर लिया है। अब ये जो एक कस्टमर है ये आपका कभी छोड़ कर नहीं जाएगा आपको, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी और आप अपने कस्टमर को वैल्यू करते हैं तो। टू प्रमोट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड to establish a new identity in the Indian market. Thank you. Smart Eco Life Products, a step towards better life and safe future. देखो ऐसे करते हैं। कंक्लूजन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज
bibliography, explain MLA, APA and Chicago citation styles and suitable examples. और देखो बिब्लियोग्राफी क्या होता है. बिब्लियोग्राफी एक इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बुक्स, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स और कोई भी सोर्सेज जो एक पर्सन यूज़ करता है कोई भी रिसर्च करते वक्त या फिर कोई प्रोजेक्ट लिखते वक्त. सिंपल भाषा में कहें तो ये रीडर को बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है. फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आपने बुक से, वेबसाइट से, आपने कहीं से भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, तो आप जो है बिब्लियोग्राफी में उनको बताते हैं कि मैंने यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है. अब देखो ये MLA क्या होता है. MLA को कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है. इसके अंदर इंग्लिश और लिटरेचर सब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता है और ऑथर के नाम और पेज नंबर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे दिल्ली प्रेस 2020, इंडियन हिस्ट्री. और APA होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है. इसको जो है मोस्टली साइकोलॉजी, एजुकेशन और सोशल साइंस के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ऑथर का नाम और ईयर बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जैसे देखो S शर्मा 2020, ठीक है. शिकागो स्टाइल क्या होता है, ये एक यूनिवर्सिटी है शिकागो प्रेस की, जिसे हिस्ट्री और रिसर्च राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. और इसके अंदर फुट नोट्स हैं और बिब्लियोग्राफी दोनों को यूज़ किया जाता है, जैसे रवि शर्मा, इंडियन हिस्ट्री, ये सब, ठीक है. तो मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं. मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी. प्रोवाइड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. बिब्लियोग्राफी जो है वो रीडर्स को इन्फॉर्म करता है कि बुक्स, आर्टिकल्स और दूसरे सोर्सेज से द ऑथर हैज़ यूटिलाइज देयर राइटिंग. यहाँ से एक ऑथर ने अपना सब्जेक्ट लिया है, यहाँ से उसने ये चीज़ ली है, ठीक है. यहाँ से रीडर जो है ओरिजिनल सोर्स जो उसको पता लग जाता है कि हाँ यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है. शुड द नीड अराइज एंड द कंडक्ट इन डेप्थ स्टडी ऑफ द मैटर. मान लो भी आपने जितनी प्रोवाइड की है उससे ज़्यादा किसी को पढ़ना हो तो उसके लिए बिब्लियोग्राफी इंट्रोड्यूस किया गया है. नेक्स्ट इज इन्हेंसिंग रिसर्च क्रेडिबिलिटी. व्हेन एन ऑथर एक्यूरेटली साइट्स देयर सोर्सेज. अगर एक्यूरेटली वो अपने सोर्सेज बताते हैं तो उनकी जो रिसर्च है उसे और भी ज़्यादा क्रेडिबल और अथॉरिटेटिव माना जाता है. दिस फोस्टर्स रीडर्स कॉन्फिडेंस एंड क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च. प्रिवेंशन ऑफ द प्लेजेरिज्म. प्लेजेरिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कॉपी करना. जैसे प्लेजेरिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक पेंटिंग को मतलब कि मान लो कि अभी आपने कोई पेंटिंग बनाई है, ओरिजिनल बनाने वाले आप हैं और आपकी ही देखकर किसी ने वैसी ही बनाई और उसको बेच दिया, तो उसे प्लेजेरिज्म कहते हैं. इफ़ एन ऑथर्स आइडियाज़ और वर्ड्स आर यूज्ड विदाउट एक्नॉलेजिंग सोर्स. आपने किसी के मतलब कि किसी भी ऑथर के वर्ड्स को यूज़ कर लिया बिना उनको क्रेडिट दिए, तो उसे प्लेजेरिज्म कहते हैं, ठीक है. प्रॉब्लम को अवॉइड किया जाता है जब आप उनको क्रेडिट दे देते हैं उनके काम के लिए. यूटिलिटी इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग. बिब्लियोग्राफीज जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती हैं स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है. देयर इंक्लूजन इज कंसिडर्ड मैंडेटोरी इन द रिसर्च पेपर्स एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स. उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो नेसेसरी है रिसर्च पेपर्स लिखते वक्त, ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड राइटिंग. एक जो बिब्लियोग्राफी है वो राइटिंग को ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रखती है. ये इंश्योर करती है कि जितने भी सोर्सेज हैं वो ऑर्डर में रहें और समझने के लिए आसान हो, ताकि इन्फॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए तो वो आसानी से लोकेट कर सके. असिस्टेंस इन फ्यूचर रिसर्च. बिब्लियोग्राफी जो है वो दूसरे रिसर्चर्स को आगे फ्यूचर में कैसे उनको और भी ज़्यादा यूज़फुल सोर्सेज उनको मिल सकते हैं उसमें मदद करता है, और enabling them to advance their own studies and research work. Next is respect for the intellectual property. Through a bibliography, an author demonstrates respect for the work of the other scholars. दूसरे scholars की मेहनत को वो जो है recognize करते हैं, writers की मेहनत को, and it serves as a symbol of academic honesty and ethics. MLA, APA एंड शिकागो साइटेशन स्टाइल. MLA क्या होता है? MLA स्टाइल जो है ये प्राइमरीली यूज होता है फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, लैंग्वेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर. इस स्टाइल के अंदर पर्टिकुलरली एम्फेसिस डाला जाता है ऑथर के नाम और पेज नंबर पर, ठीक है. की फीचर क्या होता है भाई, ऑथर्स नेम इज़ रिटन फर्स्ट, पहले ऑथर का नाम आएगा. द टाइटल ऑफ द बुक एंड आर्टिकल रिटन इन इटैलिक्स. इटैलिक्स के अंदर, इटैलिक्स मतलब कि जो लैंग्वेज का स्टाइल है उसके अंदर लिखा जाता है. द ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज़ प्रोवाइडेड एट द एंड. किस साल में पब्लिश किया है वो एंड में बताते हैं, कुछ लोग पहले पेज पे भी बता देते हैं. द ऑथर सरनेम एंड पेज नंबर आर इंक्लूडेड विद इन द टेक्स्ट. उसके टेक्स्ट के अंदर ही लिखा होता है. एग्जाम्पल, बुक साइटेशन MLA शर्मा रमेश, हिंदी साहित्य का इतिहास, राजकमल प्रकाशन 2020. इन टेक्स्ट साइटेशन क्या रह गया, शर्मा 45. सिग्निफिकेंस क्या रह गया, MLA स्टाइल जो है सिंपल है, ऑर्गेनाइज्ड है और वाइडली यूज्ड इन लिटरेरी
डिसिप्लिन्स। एपीए स्टाइल क्या होता है? एपीए स्टाइल प्राइमरीली यूज़ किया जाता है इन द फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंसेज। इस स्टाइल के अंदर पर्टिकुलर एम्फेसिस जो है वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन पर डाला जाता है। की फीचर्स क्या होते हैं? द ईयर ऑफ पब्लिकेशन इज रिटन इमीडिएटली आफ्टर द ऑथर्स नेम। ऑथर के नाम के बाद सीधा ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है। टाइटल को जो है एक स्टैंडर्ड नॉन इटैलिक स्टाइल के अंदर लिखा जाता है। बिब्लियोग्राफी में द डेट इज गिवन प्रोमिनेंट पोजीशन। डेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन टेक्स्ट साइटेशन के अंदर एक जो ऑथर का नाम और ईयर है उसे इंक्लूड किया जाता है। जैसे एग्जांपल, बुक साइटेशन एपीए शर्मा 2020 हिंदी साहित्य का इतिहास, राजकमल प्रकाशन। इन टेक्स्ट साइटेशन के अंदर शर्मा 2020 यानी कि 2020 के अंदर इस बुक को निकाला गया। सिग्निफिकेंस, द एपीए स्टाइल इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली यूजफुल इन रिसर्च एंड साइंटिफिक राइटिंग्स। यहाँ पर साइंटिफिक राइटिंग्स के अंदर उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि एज इट प्रायोरिटीज द इंक्लूजन ऑफ मोस्ट रिसेंट रिसर्च एंड एम्फेसिस ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन। शिकागो स्टाइल क्या होता है? इट इज़ अ प्रीडोमिनेंटली यूज इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री, आर्ट्स और सोशल साइंसेज। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है फुट नोट्स का और एंड नोट्स का। की सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज आर साइटेड थ्रू द यूज ऑफ फुट नोट्स और एंड नोट्स। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑथर, टाइटल एंड पब्लिकेशन इज प्रोवाइडेड। ये जो स्टाइल है कैन बी कंसिडर्ड मोर फॉर्मल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे एग्जांपल, बुक साइटेशन रमेश शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास, दिल्ली राजकमल प्रकाशन 2020 45। ठीक है, 45 यहाँ पर क्या है? पेजेस है। Significance, the Chicago style is considered suitable for the detailed and research intensive writing, particularly in the discipline of history and the arts. अब शिकागो स्टाइल और एपीए में क्या फ़र्क होता है? प्लेसमेंट ऑफ द पब्लिक ईयर। एपीए के अंदर जो ईयर है पब्लिकेशन का वो सीधा ऑथर के नाम आता है, नाम के बाद रमेश के बाद सीधा कौन से साल में से इंट्रोड्यूस किया गया, और शिकागो स्टाइल में उसे एंड में रखा जाता है, बिल्कुल बुक के एंड में। यूज़ ऑफ फुट नोट्स, शिकागो स्टाइल जो है वो प्राइमरीली यूटिलाइजेज फुट नोट्स एंड एंड नोट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। और एपीए स्टाइल के अंदर टेक्सटिंग इन टेक्स्ट साइटेशंस को यूज़ किया जाता है, यानी कि टेक्स्ट के अंदर ही उनको बता दिया जाता है। सब्जेक्ट एरिया डिफरेंसेस, द एपीए स्टाइल इज मोर वाइडली यूज इन द सोशल साइंसेज एंड साइकोलॉजी। सोशल साइंस और साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पर जो शिकागो स्टाइल है उसे हिस्ट्री और आर्ट्स में यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, एपीए स्टाइल जो है वो रिलेटिवली कॉन्साइज और सिंपल है, और शिकागो स्टाइल बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और फॉर्मल है। स्ट्रक्चर ऑफ द रेफरेंस लिस्ट, द ऑर्डर एंड फॉर्मेट फॉर द प्रेजेंटिंग सोर्स डिफर बिटवीन द टू स्टाइल्स। दो स्टाइल के बीच में फ़र्क होता है। जो शिकागो स्टाइल है वो डिटेल्ड पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, और एपीए सिर्फ डेट को प्रायोरिटाइज करता है। इन टेक्स्ट साइटेशन मेथड, एपीए जो स्टाइल होता है द ऑथर एंड ईयर आर साइटेड, वेयर एज शिकागो स्टाइल के अंदर रेफरेंसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू फुटनोट्स। पर्पज ऑफ यूज़, एपीए स्टाइल इज सूटेबल फॉर द साइंटिफिक एंड रिसर्च बेस्ड राइटिंग्स, उनके लिए ठीक होता है। और जो शिकागो स्टाइल है उसे इफेक्टिव कंसीडर किया जाता है हिस्टोरिकल और एनालिटिकल राइटिंग्स के लिए। ठीक है, कंक्लूजन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट। ठीक है, क्लियरली द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिब्लियोग्राफिक citations and footnote citations with the context to the reference. Provide 2 examples of bibliographic citations in the MPA style. चलो भाई स्टार्ट करते हैं मेन बॉडी से। बिब्लियोग्राफी और फुटनोट में क्या फ़र्क होता है? बिब्लियोग्राफी जो है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है उन सभी सोर्सेज की जहाँ से एक पूरी रिसर्च और सब्जेक्ट को लिया गया है। इट इज़ टिपिकली प्रेजेंटेड एट द वेरी एंड ऑफ द आर्टिकल और बुक, बिल्कुल ख़त्म जो आर्टिकल और बुक के एंड में लिखा जाता है। और जो फुटनोट है उसे एट द बॉटम ऑफ अ स्पेसिफिक पेज, एक ऐसे बॉटम ऑफ स्पेसिफिक पेज पर लिखा जाता है जहाँ पर वो दिखे, सर्विंग टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट और कोटेशन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर उसके बारे में जानना है, फैक्ट या कोटेशन के बारे में, तो आपको उस पेज पर जाना पड़ेगा। डिफरेंसेस इन प्लेसमेंट, बिब्लियोग्राफी जो है इज इनवेरिएबली प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट लिस्ट एट कंक्लूजन ऑफ द बुक। बुक के आखिरी में जब कंक्लूजन लिखा जाता है तो वहाँ पर सारे सोर्सेज को लिख दिया जाता है, रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट को। और जो फुटनोट है इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ रेलेवेंट पेज, भाई जिस पेज पे आपने जो मटेरियल लिखा है ना उसके नीचे ही आपको बता देंगे कि ये सोर्स है। ठीक है, डिफरेंस इन पर्पस, जो पर्पस है बिब्लियोग्राफी का इज टू प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग ऑल सोर्सेज दैट हैव बीन यूटिलाइज। जितने भी सोर्सेज को यूटिलाइज किया है उन सबका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है। कन्वर्सली द प्रोसेस ऑफ अ फुटनोट इज टू आइडेंटिफाई द इमेज सोर्स ऑफ द
immediate source of specific statement, quotation और fact. Difference in the nature of information. बिब्लियोग्राफी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्रोवाइड करती है, जैसे ऑथर का नाम, टाइटल ऑफ द बुक, पब्लिशर एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. और फुटनोट के अंदर आपको इसेंशियल रेफरेंस इंफॉर्मेशन के बारे में मिलता है, रिक्वायर्ड टू enable the reader to locate the original source. ओरिजिनल सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा ये आपको फुटनोट के अंदर बताया जाता है. डिफरेंस इन मेथड ऑफ एप्लीकेशन. बिब्लियोग्राफी जो है इसेंशियली उसे रिसर्च और एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और जो फुटनोट है उसे हिस्ट्री, लिटरेचर और स्कूल राइटिंग्स के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. डिफरेंसेस इन प्रेजेंटेशन स्टाइल. बिब्लियोग्राफी जो है उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज किया जाता है, और जो फुटनोट्स हैं उन्हें सिक्वेंशियल नंबरिंग के अकॉर्डिंग उनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है. फुटनोट्स आर जनरली ब्रीफ एंड कंसाइज, वो ब्रीफ और कंसाइज होते हैं. डिफरेंस इन रीडर कन्वीनियंस. बिब्लियोग्राफी ऑफर्स द रीडर द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू ऑल सोर्सेज कलेक्टिवली एट वन टाइम. एक टाइम पे आप सभी सोर्सेज को रिव्यू कर सकते हो, ये बिब्लियोग्राफी का फ़ायदा है. और जो फुटनोट है दैट असिस्ट रीडर इन इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग अ रेफरेंस एंड कंसल्टिंग द सोर्स. आपको साथ साथ ही रेफरेंस और जो है कंसल्टिंग सोर्स मिल जाएगा कि ये तो टेक्स्ट है और इसके साथ ही उन्होंने अपना क्रेडिट दे दिया कि यहाँ से हमने ये कलेक्ट किया है. एग्जाम्पल ऑफ बिब्लियोग्राफी साइटेशंस इन APA स्टाइल. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग द ऑथर्स नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, बुक टाइटल, पब्लिशर आर साइटेड. ये सीक्वेंस के अंदर ऐसे जो है पुट टुगेदर रखे जाते हैं. पर्टिकुलरली एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कौन से साल के अंदर उसे पब्लिश किया गया. जैसे बुक है एस शर्मा आर 2020 के अंदर लिखी गई, मतलब कि पब्लिश हुई थी हिंदी साहित्य के इतिहास की राजकमल प्रकाशन के द्वारा. दूसरा है रिसर्च बुक और आर्टिकल, वर्मा एस 2019 के अंदर इसे पब्लिश किया गया, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स इन बिजनेस है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने उसे निकाला है. इंपॉर्टेंस ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स एंड फुटनोट्स. स्ट्रेंथनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च एंड राइटिंग्स. बिब्लियोग्राफीज एंड फुटनोट्स प्ले अ वाइटल रोल इन इनहेंसिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी रिसर्च और रिटन वर्क. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं आपकी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए. जब एक ऑथर एक्यूरेटली साइट करता है कि भी उन्होंने कहाँ से इस इंफॉर्मेशन को, उस सोर्स को यूटिलाइज़ किया है, तो वहाँ से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है एंड फैक्चुअल और रिलायबल वो भी होता है. ठीक है. दिस रेंडर्स द रिसर्चर्स वर्क मोर अथॉरिटेटिव एंड इम्पैक्टफुल. उनको लगता है कि उनकी राइटिंग से इम्पैक्ट आ रहा है. इफ़ अ पीस ऑफ राइटिंग लैक्स साइटेशन, अगर उसके अंदर साइटेशन नहीं होती तो डाउट आना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. सेफ गार्डिंग अगेंस्ट प्लेजियरिज्म. प्लेजियरिज्म इज डिफाइंड एज प्रेजेंटिंग अनदर पर्सन's वर्ड आइडियाज रिजल्ट्स इन एज वंस विदाउट प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूशन. किसी और की एग्जैक्ट विचारों को कॉपी करके बता देना. Through bibliographies, the footnote and an author cites the original sources, thereby upholding a respect for intellectual property. वो इज्जत करते हैं इसीलिए उनको क्रेडिट देते हैं. Providing readers with additional avenues for studying and information. बिब्लियोग्राफी और फुटनोट जो है वो रीडर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आपके पास ये सोर्स है, आपके पास इसका एक्सेस है, आप पूरे मैटर को आप पढ़ सकते हो, पूरी नॉलेज आप ले सकते हो. शुड रीडर्स विश टू एक्वायर फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, अगर उनको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ओरिजिनल बुक और रिसर्च आर्टिकल के पास जाकर वो देख सकते हैं. यहाँ से इट फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड फोस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. दस दीज सर्व नॉट मियरली एज अ मीन ऑफ प्रोवाइडिंग साइटेशंस बट ऑल्सो एज अ vital tool for advancing further study and research. Maintaining academic integrity and intellectual ethics. बायोग्राफीज और जो फुटनोट है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक ऑथर की एकेडमिक इंटीग्रिटी को, कि वो कहाँ से पढ़े हैं और वो किस तरीके से लिख रहे हैं. जब एक ऑथर पूरा क्रेडिट देता है आइडियाज़ को, रिसर्चर्स को, तो वो एडहियर कर रहे हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एथिक्स को. ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिनिंग रिसर्च वर्क. द एक्यूरेट एंड सिस्टमैटिक साइटेशन ऑफ द रेफरेंसेज renders research more organized and professional. Footnotes जो है वो भी असिस्ट करते हैं immediately clarifying the reference with the text itself. ठीक है. असिस्टिंग फ्यूचर रिसर्च एंड स्टडी. बिब्लियोग्राफी और जो फुटनोट्स है वो एक इमेंसली यूजफुल फ्यूचर रिसर्चर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. दूसरी जो स्टूडेंट या फिर रिसर्चर्स हैं और स्कॉलर्स कैन यूटिलाइज दिस रेफरेंस टू एडवांस देयर ओन स्टडीज़ एंड रिसर्च एंडिवर्स. ये जो फैसिलिटी है
ये नॉलेज को और भी ज़्यादा वाइडली प्रोवाइड करती है. दस रेफरेंस सिस्टम प्लेज अ pivotal role in presentation and expansion of knowledge, encouraging each exchange of knowledge and intellectual growth. बिब्लियोग्राफी और जो फुटनोट्स हैं वो it serves to interconnect the ideas of various scholars, authors and researchers. Through these mechanisms, one author engages with the idea of other. एक दूसरे के आइडिया को जानते हैं and thereby enabling the exchange of knowledge. This process fosters the intellectual growth and gives rise to the avenue of research. Consequently, a referencing system is not merely a medium of conveying information. सिर्फ information convey का नहीं होता है ये एक ऐसा होता है जहाँ पर एक bedrock आप प्रोवाइड करते हो कंटिन्यूस प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, आप यहाँ से कंक्लूजन पढ़ सकते हो. Moving on to the next question, what are the semantic barriers to effective communication? How are these barriers to overcome? लैंग्वेज बैरियर जब आपका होता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है और कैसे इन बैरियर्स को ओवरकम किया जाए. डिस्कस द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. देखो भाई, मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे. सिमेंटिक बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यूज़ ऑफ डिफिकल्ट एंड एम्बिशियस लैंग्वेज. अभी लैंग्वेज का डिफिकल्ट लैंग्वेज को यूज़ करना, जैसे आप इंग्लिश तो होती है बट एक वो वाली इंग्लिश नहीं होती जो बहुत ज़्यादा अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स वाली होती है, उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो जानबूझ के ऐसे कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करना, वहाँ से क्या होगा, ना तो सब किसी को मीनिंग समझ में आएगा, कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज को सिंपल, क्लियर और ईजिली कॉम्प्रिहेंडेबल होना चाहिए. मल्टीपल मीनिंग ऑफ द सिंगल वर्ड. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एक शब्द का बहुत सारे मीनिंग होते हैं. तो इफ़ द सेंडर और रिसीवर इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ड डिफरेंटली, अगर उन्होंने गलत उसको समझ लिया तो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन जो वो डिसरप्ट हो सकती है. इन एक्यूरेट ट्रांसलेशन एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस. ड्यू टू द यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, मैसेजेस जो है वो कभी कभी मतलब कि सही से ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं. दिस ऑल्टर्स द इंटेंटेड मीनिंग को गलत मतलब कि अलग बना देता है और वहाँ से कम्युनिकेशन का जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाता है. दिस इशू इज़ पर्टिकुलरली प्रीविलेंट इन द मल्टीलिंगुअल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मल्टीलिंगुअल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, ठीक है, मराठी, हरियाणवी, ऐसे लोगों को. Incorrect grammar and spelling. If a message contains grammatical errors or spelling mistakes, it means it may be altered. अगर उनके अंदर grammatical error है तो वो alter किया गया है. यहाँ से रिसीवर को कन्फ्यूजन हो जाएगा और मिस इंटरप्रिटेशन मैसेज को वो गलत तरीके से समझ सकता है. यूज़ ऑफ एम्बिग्यूअस सिम्बल्स और साइंस. कम्युनिकेशन ऑफन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सिंबल, साइंस एंड एब्रीवेशंस. इनके अंदर सिंबल, साइन और एब्रीवेशन को यूज़ किया जाता है. अगर रिसीवर इन साइंस को नहीं समझ पाएगा तो एक बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन के अंदर. इमोशनल एंड पर्सनल इंटरप्रिटेशन. रेसिपेंट्स जो है कभी कभी एक मैसेज को खुद के इमोशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे परसीव कर लेते हैं. This can alter the actual meaning of the message and lead to a misunderstanding. Information overload or deficiency. अगर if a message contains an excessive amount of information, ज़रूरत से ज़्यादा देती, the recipient may fail to grasp the main point. Conversely, if the information is incomplete, the message remains ambiguous and both situations adversely affect the communication. Common barriers to effective communication within an organization. अब क्या क्या common barriers face करने पड़ते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं टिपिकली कंप्राइज मल्टीपल हायरार्कियल लेवल. अब भाई पावर को अलग अलग लेवल में उन्होंने डिवाइड कर रखा है. कंसिक्वेंटली अ मैसेज मे अंडरगो ऑल्टरेशंस एज इट पास फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर. एक दूसरे से मैसेज पास करते करते क्या पता जो मैसेज का जो मीनिंग है, क्योंकि अब अलग अलग जगह के लोग हैं, हर कोई उस मैसेज का अलग ही मीनिंग समझ पाता है, तो वो अलग कभी कभी मैसेज का जो मीनिंग है वो पहुँचते पहुँचते आखिर तक कुछ और ही हो जाता है. टेक्निकल बैरियर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कम्युनिकेशन जो है डिसरप्ट हो जाती है. माल फंक्शन और टेक्निकल टूल्स के अंदर अगर कोई फेलियर हो जाए, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल और दूसरी मीडिया, डिजिटल मीडिया से, तो टेक्निकल इशू जो है कभी कभी डिलेज इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का कारण होता है. फिजिकल बैरियर. एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि फिजिकल डिस्टेंस, एक्सेसिव नॉइज, पुअर सराउंडिंग एंड अनसूटेबल लोकेशन कैन ऑल्सो impede communication. These conditions prevent the message from being clearly heard or understood. साइकोलॉजिकल बैरियर भी होते हैं जैसे मेंटल स्टेट, फियर, स्ट्रेस, एंगर, इनसिक्योरिटी और प्रीजुडिस.
significantly influence the communication if an individual is in the stage of psychological instability. अगर कोई पर्सनल साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है तो वो आपके मैसेज का क्या पता गलत नहीं निकाले और वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस भी होते हैं, भी कम्युनिकेशन का स्टाइल सबका अलग है. अब फॉर एग्जांपल कुछ लैंग्वेजेस होती ही ऐसी है कि बोले कोई तो ऐसे लगे कि रूड है, ठीक है, तो उनका लैंग्वेज बिहेवियर जो है वो पर्सपेक्टिव अलग अलग सबका अलग होता है, तो वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं. लैक ऑफ अटेंशन एंड इंडिफरेंस. इफ़ द रिसीवर डज नॉट लिसन टू द मैसेज अटेंटिवली, अगर वो अच्छे से नहीं सुनता है और ना ही उसके अंदर कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रही. ये जो इशू है इट इज़ पर्टिकुलरली प्रिवेलेंट इन द वर्क प्लेसेस पे एक दूसरे को इज्जत ना देते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं. सिलेक्शन ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट मीडियम. अगर इफ़ अ सूटेबल मीडियम इज़ नॉट सेलेक्टेड फॉर मैसेज, अगर एक सूटेबल मीडियम को ना चूज़ किया जाए तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो उसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कन्वेइंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सोलिली थ्रू ओरल मीन्स के थ्रू एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को दे देना, वहाँ से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है. क्योंकि देखो आपने मुंह बोली बात किसी की सुनी है तो हमेशा हो सकता है ना कि क्या पता ये रूमर हो, क्या पता मजाक कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. अब क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं सिमेंटिक और दूसरे बैरियर को दूर करने के लिए. सिंपल और क्लियर भाषा को यूज़ करो. सिंपल और क्लियर होगी तो सबको समझ में आएगा. सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिसमें सबके सब अच्छा आसानी से समझ सके. हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज जो वहाँ का रीजनल है. एक्टिव लिसनिंग, रिसीवर को अटेंटिवली सुनना चाहिए, ठीक है. क्लैरिफिकेशन वहाँ तभी मैसेज से आएगी जब आप ध्यान से सुनेंगे. एनकरेजिंग फीडबैक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, और यहाँ से हमें पता चलता है कि मैसेज सही से पहुँचा या नहीं पहुँचा. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स. एम्प्लॉइज शुड बी प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग टू इन्हेंस देयर कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए. वहाँ से उनकी लैंग्वेज पर कमांड अच्छी रहेगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ेंगी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ भी अच्छी हो जाएंगी. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू इंश्योर द टेक्निकल इक्विपमेंट एंड द कम्युनिकेशन टूल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मेंटेन्ड इन गुड वर्किंग ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी डिसरप्शंस इन communication. Fostering a positive and collaborative environment. The organization should cultivate in an environment where the individuals feel free. एक ऐसा environment होना चाहिए जहाँ पर सब अपने विचारों को व्यक्त कर पाए और जहाँ पर उन्हें पता है कि हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हमें क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा. यहाँ से क्या होगा, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है. कंक्लूजन आप यहाँ से पढ़ लेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Distinguish between formal and informal reports. What important principles should we keep in mind while preparing a business report? देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल के ही मीनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टक रह जाते हैं, तो एक बार क्लियर कर लेते हैं. फॉर्मल का मतलब होता है प्रोफेशनल, ठीक है. तो जब आप फॉर्मल कोई भी ईमेल या फिर कोई भी रिपोर्ट लेटर लिख रहे होते हो तो आप एक ऐसे इंसान को लिख रहे होते हो जिसे आप नहीं जानते और जिसे आप काम के लिए बात कर रहे हो, ठीक है. अब मैं किसी को काम के लिए बात करूँगी तो ऐसे तो नहीं है तुम ऐसे कर लेना, मैंने तुम्हें ये बता दिया, ऐसे नहीं कहूँगी. ओके, आई एम गोइंग टू से ओके दिस इज़ द रिपोर्ट आई मेड एंड दिस आर द कंक्लूजन आई केम टू एंड आई एक्सपेक्ट दैट इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इट विद मी. यहाँ पर मैं एक प्रोफेशनल तरीके से बात कर रही हूँ, टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, वो फॉर्मल रिपोर्ट होता है. इनफॉर्मल का मतलब होता है इनफॉर्मल का मतलब होता है भाई अपने लोगों के साथ, मेरा दोस्त, मेरा भाई बहन, मामी, चाचा, नानी, इन सबको जब मैं किसी ऐसे इंसान को कुछ भेज रही होती हूँ जिसे मैं जानती हूँ, वहाँ पर हम इनफॉर्मल स्पीच को यूज़ करते हैं. इनफॉर्मल भाई कैसी भी हो सकती है, भाई मैं इस पर्सन को पर्सनली जानती हूँ, इस इंसान को मैं बहुत ही पर्सनली जानती हूँ, हमारे बीच में लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ हो रखा है, तो मैं क्या कहूँगी भाई, मैं उनसे मजाक में भी बात कर सकूँ. मैं कहूँगी देखो तुम ऐसे कर लेना, तू ऐसे कर लेना, ठीक है. तो वो इनफॉर्मल स्पीच होता है. फॉर्मल का मतलब प्रोफेशनल, इनफॉर्मल का मतलब रिलेशंस, ठीक है, रिलेशन लगा लो. तो फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर आप क्या करेंगे, टू द पॉइंट और रिस्पेक्टफुल मैनर से आप लिखेंगे. इनफॉर्मल के अंदर भी आप रिस्पेक्ट से लिखते हैं, बट जस्ट बिकॉज आप उस पर्सन को जानते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उनके साथ फ्रैंक हो जाते हैं, तो वो इनफॉर्मल रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है. तो मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट के अंदर? फॉर्म और स्ट्रक्चर के अंदर फ़र्क होता है.
द फॉर्मल रिपोर्ट एडहियर्स टू द फिक्स्ड सिस्टमैटिक कल्चर, सिस्टमैटिक कल्चर को वो रिप्रेजेंट करता होता है, ठीक है। इट टिपिकली कॉम्प्रोमाइजेज सेक्शंस सच एज टाइटल, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, इसके अंदर ये सब आता है। और जो इनफॉर्मल है उसके अंदर सिंपल और लेस रिजिड होता है, इसके अंदर कोई इलेबोरेट स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, बस जो जैसे आए मन में लिख दो, ठीक है। लैंग्वेज और स्टाइल का बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मल के अंदर सीरियस, कर्टेशियस और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर अटेंशन दी जाती है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को और प्रिसाइज ऑफ द प्रेजेंटेशन को। और इनफॉर्मल के अंदर कैसे भी लिख दो, घर वालों को ही लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट इज टू प्रेजेंट एन इन डेप्थ स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट की इन डेप्थ स्टडी को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट इज़ यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मेजर डिसीजंस एंड पॉलिसीज। कन्वर्सली, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इनफॉर्मल रिपोर्ट इज टू प्रोवाइड द इमीडिएट अपडेट और द जनरल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन लेंथ एंड डिटेल। फॉर्मल रिपोर्ट जो है वो जनरली कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सटेंसिव होती हैं, प्रोवाइडिंग एन डिटेल्ड एक्सपोजर ऑफ द फैक्ट्स, स्टेटिस्टिक्स एंड एनालिसिस। और जो इनफॉर्मल होती है वो शॉर्टर और मोर कंसाइज होती हैं, ठीक है। डिफरेंस इन स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। फॉर्मल रिपोर्ट्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के लिए, रिसर्च एंडेवर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, काम की चीज़ों के लिए बेसिकली यूज़ होता है। और इनफॉर्मल के अंदर आप जो है आर एम्प्लॉयड फॉर रूटीन ऑफिशियल टास्क और इंटरनल कम्युनिकेशन। डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड ऑथेंटिसिटी। जो फॉर्मल रिपोर्ट है वो उसे जो है और भी ज़्यादा ऑथेंटिक और क्रेडिबल माना जाता है एज दे इनकॉर्पोरेट रिसर्च रेफरेंसेज। इसके अंदर रिसर्च रेफरेंसेज, स्टेटिस्टिकल डाटा का यूज़ होता है, तो उसे ऑथेंटिक माना जाता है। इनफॉर्मल के अंदर आप जो है एक्सपेक्टेड किया जाता है कि भी लो डिग्री ऑफ फॉर्मल ऑथेंटिसिटी, कोई अच्छी डिग्री नहीं, मतलब कि आप एक नॉर्मल बात कर रहे होते हो। इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग। फॉर्मल रिपोर्ट से आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आप लेते हैं, पॉलिसीज। वेयर इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर आप जो है रूटीन ऑपरेशन और इमीडिएट डिसीजन मेकिंग का होता है। की प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपेयरिंग बिजनेस रिपोर्ट। क्या पहला है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्रायर टू ड्राफ्टिंग अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखने से पहले इसका ऑब्जेक्टिव आपके पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। राइटर को फुल्ली अवेयर होना पड़ेगा कि वो किस सब्जेक्ट के बारे में रिपोर्ट लिख रहा है, नेचर कैसा रहेगा और किसे वो कन्वे करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्चुअल, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द बिजनेस रिपोर्ट मस्ट बी फैक्चुअल, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक। इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैन कन्वर्सली अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देयरफॉर द यूज ऑफ रिलायबल सोर्सेज इज इसेंशियल। नेक्स्ट इज सिंपल, क्लियर एंड फॉर्मल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है रिपोर्ट की वो सिंपल, क्लियर और फॉर्मल होनी चाहिए। आपको डिफ़िकल्ट वोकेबलरी एंड अननेसेसरी टेक्निकल जार्गन को अवॉइड करना चाहिए ताकि आसानी से आपका बताया हुआ काम समझ में आ सके। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। जो रिपोर्ट है उसे सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर तैयार किया जाना चाहिए। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पैराग्राफ आपको प्रॉपर यूज़ करना है, प्रॉपर बुलेट पॉइंट बना के आपको आसानी से बताने के लिए आपको सब कुछ इंक्लूड करना है। कॉन्शियसनेस एंड रेलेवेंस। जो रिपोर्ट है शुड इंक्लूड ओनली एसेंशियल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सिर्फ इसेंशियल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अननेसेसरी डिटेल्स जो है रिपोर्ट को लेंथी और टेडियस बनाती है। क्लैरिटी ऑफ द कंक्लूजन सजेशन। कंक्लूजन और जो है कंक्लूजन्स एंड नेसेसरी सजेशन शुड बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड एट द एंड ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट के एंड में आपको अपने कंक्लूजन और जो सजेशन वो देना ही चाहिए। यहाँ से दिस असिस्ट रीडर इन मेकिंग informed decisions. Accuracy and error free writing. पर्टिकुलर अटेंशन जो है वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पर देनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप अपना इंप्रेशन जमाते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स, इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब देखो भी जो बिजनेस रिपोर्ट्स है वो एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल फाउंडेशन है बिजनेस मेकिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि आप वहाँ पर रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट सर्विस एक्यूरेसी के साथ आप बताते हैं, ठीक है। आप प्रॉब्लम्स को, प्रोजेक्ट्स को, टास्क को डिटेल में बताते हैं। इन रिपोर्ट्स के अंदर क्लियर और ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए जहाँ से डिसीजन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इवेल्युएटिंग एंड मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस। रिपोर्ट्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑनगोइंग ऑपरेशंस एंड इनिशिएटिव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो इनेबल करती है द असेसमेंट ऑफ वेदर द टास्क्स आर प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विद द इस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव। वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, टास्क के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। कॉन्सिक्वेंटली जो रिपोर्ट्स है वो एक इफेक्टिव टूल होती है ऑर्गेनाइजेशनल मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए।
सर्विंग एज अ मीडियम ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिजनेस रिपोर्ट जो है एक वाइटल मीडियम है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, ठीक है। यहाँ से डिपार्टमेंट्स, ऑफिसर, एम्प्लॉयज़ अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये रिपोर्ट्स हैं एक्सचेंज होती हैं। यहाँ से इंश्योर होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर और इफेक्टिव रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, और क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो डॉक्यूमेंटेड होती है राइटिंग के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्यूचर रेफरेंस में भी यूज़ की जा सकती है। असिस्टिंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसीज। रिपोर्ट्स डू नॉट मियरली प्रोवाइड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट सिचुएशन। सिर्फ आज क्या चल रहा है वो नहीं उसके अंदर होता, उसके अंदर और भी ज़्यादा फ्यूचर प्लान्स और पॉलिसीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो पहले से प्रिडिक्ट करके रखते हैं कि भाई आगे ये दिक्कत हो सकती है। प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। बिजनेस रिपोर्ट जो है वो स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी होता है, accountability within an organization. When written records of all tasks and activities are available, the responsibilities of employees and officials remain clearly defined. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एडिंग इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन फाइंडिंग। रिपोर्ट्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उनका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द प्रोफेशनल इमेज एंड क्रेडिबिलिटी। एक जो सिस्टमैटिक, क्लियर और इम्पैक्टफुल जो रिपोर्ट होती है वो इंस्टीट्यूशन की प्रोफेशनल इमेज को रिस्टोर करती है, उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये जो इनहेंसेस द इंस्टीट्यूशंस क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन। फर्दर मोर इफेक्टिव report demonstrates the organization operation efficiency, transparency, qualities that are of paramount for its long term growth. Conclusion I hope यहाँ से पढ़ लेंगे। Discuss the role of completeness in ensuring the effective of written communication within the business sphere. What could be the potential consequence of the incomplete message? जब आपका मैसेज अधूरा रह जाता है, कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो पाती, तो क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे, क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर द पॉलिसी ऑफ कर्टेसी एंड क्लैरिटी आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज ब्रीविटी एंड कंप्लीटनेस। Yes, discuss the statement to the context in the effective communication. मेन आइडिया से स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ कंप्लीटनेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन, मेकिंग द मैसेज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि भाई आप जो मैसेज भेज रहे हैं, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हैं, वो पहले तो पूरी हो, इन्फॉर्मेशन पहले तो आपको पूरी देनी है, और रिसिपेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका मैसेज समझने में, ये सबसे पहला ज़रूरी काम होता है। सेकेंड इज़ रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कन्फ्यूजन। एक मैसेज अगर उसके अंदर इसेंशियल फैक्ट्स और इंस्ट्रक्शंस कम है तो आपका मैसेज मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है। उसे कम करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग जो है इंक्रीज़ करनी पड़ेगी बोथ पार्टीज़ की, ठीक है। ये बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनसे भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। मेकिंग डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव। बिजनेस डिसीजंस जो है वो एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं। अगर कोई भी रिपोर्ट, लेटर या फिर ईमेल है जिसके अंदर नेसेसरी फैक्ट्स नहीं है, तो यहाँ पर इन्फॉर्म डिसीजंस नहीं बना पाएंगे, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मदद करती है ऑर्गेनाइज्ड और टाइमली मैनर पर काम पूरा करने के लिए। सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज। एक कंप्लीट मैसेज जो है वो रिपीटेड क्लैरिफिकेशंस को नहीं करने देता। फिर आपने कोई मैसेज है एक बार में ही पूरा और अच्छे से समझा दिया, तो बार बार उसको रिपीटेडली क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी को सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज सब कुछ बचता है। इनहेंसिंग प्रोफेशनल इमेज एंड क्रेडिबिलिटी। कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफेशनल इमेज। जब आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कन्वे कर रहे होते हैं, आपका ईमेल सही होता है, आपके एटिकेट सही होते हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। ये ईजिली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीरियस है अपने काम को लेकर। क्लियर एंड कंप्लीट मैसेजेस फोस्टर ट्रस्ट अमंग कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स। प्रोमोटिंग एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। जब सारी की सारी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन क्लियरली अवेलेबल है, सारे के सारे फैक्ट्स आपने दिखा दिए हैं, तो कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज़ रिमेन ऑप्टिमल, ठीक है। यहाँ से डिसिप्लिन और एफिशिएंसी जो है ऑपरेशन के अंदर बढ़ जाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। बिजनेस स्फीयर के अंदर रिटन कम्युनिकेशन जो है वो उसे ऑफन अज्यूम किया जाता है लीगल डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैसेज आपका कंप्लीट और एक्यूरेट रहे, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन अधूरी रही तो आपके ऊपर लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं।
अगर मैसेज अधूरा रह गया तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कन्फ्यूजन होगी। भाई आपने मैसेज पूरा नहीं लिखा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो क्रिएट होंगी ही। डिलेज एंड फेलियर इन ऑपरेशन, अब पहले बात ही पूरी नहीं है, बातों में ही गलती चल रही है, तो पहले तो वो बात क्लैरिफाई होगी। बात क्लैरिफाई करने में टाइम लगेगा और वापस उस ट्रस्ट को गेन करना मुश्किल फिर हो जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट डिलेज इन ऑपरेशन एंड इन मैनी इंस्टेंसेस कैन लीड टू प्रोजेक्ट फेलियर। ठीक है, फाइनेंशियल एंड बिजनेस लॉसेज, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अधूरी इंफॉर्मेशन का मतलब है एरोनियस डिसीजंस। ठीक है, पोटेंशियली कॉजिंग फाइनेंशियल लॉसेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इनकम्प्लीट डिटेल्स विद इन एन ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट कैन ट्रिगर सीरियस बिजनेस कॉम्प्लिकेशंस, वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इनकम्प्लीट मैसेज आपने भेज दिया तो वहाँ से क्लैरिफिकेशन का आएगा कि भाई हमें क्लैरिफाई करो, ये आपने ऐसा क्यों किया, ये अधूरी इन्फॉर्मेशन क्यों है। यहाँ से क्या होगा, एम्प्लॉय का टाइम और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद होंगे। स्ट्रेन एंड डिसरप्ट इन रिलेशनशिप, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन अच्छे से पास नहीं हो रही है। यहाँ से डिससेटिस्फैक्शन और डिस्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस इमेज, रिपीटेडली अगर कोई गलती बार बार दोहराई गई है तो वहाँ से ट्रस्ट कम हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि लोग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को डिसऑर्गेनाइज्ड और इररिस्पॉन्सिबल मानने लग जाते हैं। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज़ थी और आपसे कोई चीज़ गलती हुई तो आपके खिलाफ लीगल डिस्प्यूट भी हो सकता है। The importance of courtesy, clarity, consciousness in completing effective communication. Importance of courtesy. Business communication के अंदर the use of polite, respectful language strengthens the relationship. अगर आप polite और जो है respectful language का use कर रहे हो तो आपकी relationship अच्छी होती है. Courtesy fosters a positive environment, promotes a spirit of cooperation. Importance of clarity. एक क्लियर मैसेज जो है वो रेसिपेंट को इंटेंडेड मीनिंग को सही से समझने में मदद करता है। सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज मेक्स द कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड मिनिमाइजेज द लाइकलीहुड ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जो मैसेज है वो अननेसेसरीली लेंदी नहीं होना चाहिए। एक प्रिसाइज मैसेज आपको छोड़ना है सबका टाइम बचाने के लिए। कंप्लीटनेस, मैसेज जो है उसके अंदर सारी की सारी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्लीटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका सोर्स क्रेडिबल और यूजफुल लग सके। बैलेंस ऑफ द 4 प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अ सिंगल क्वालिटी इज अलोन इज इनसफिशिएंट। एक सिंगल क्वालिटी का होना आपका मैसेज पूरा नहीं होगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो पूरा नहीं होगा। आपका बैलेंस्ड एप्लीकेशन के लिए आपके पास कर्टेसी, क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस और कंप्लीटनेस सब कुछ होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स फोस्टर्स इम्प्रूव्ड और कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से इट इनहेंसेस द इंस्टीट्यूशंस प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल सक्सेस। Strengthening professional relationship. Effective communication promotes trust, cooperation among clients, employees and executives, thereby facilitating the establishment of enduring professional relationship. ठीक है, आई होप आप कंक्लूजन कर लेंगे। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ अ बिजनेस लेटर फेल्स टू फोस्टर गुडविल, it fails in one of its primary functions. In the light of the statement, discuss the importance of business letters. अगर business letter के अंदर आप अपने आप जो कहना चाहते हैं अगर वो आप अच्छे से नहीं गुडविल की तरह रिप्रेजेंट कर पा रहे तो आप अपने प्राइमरी फंक्शन से फेल हो जाते हैं। आप लोगों का भला नहीं कर पाते तो आप अपने फंक्शन से फेल हो जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लिस्ट एंड एक्सप्लेन द इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर। तो मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर, अ मीडियम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिजनेस लेटर जो है वो एक वाइटल सोर्स है कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूशन और कंज्यूमर, एम्प्लॉयज़ और बिजनेस पार्टनर्स के बीच में। इनकी मदद से इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, प्रपोजल वगैरह जो है वो कन्वे किया जाता है। फोस्टरिंग गुडविल एंड ट्रस्ट, एक जो कर्टेशियस एंड पोलाइट बिजनेस लेटर है उसके अंदर पॉजिटिव इमेज होती है इंस्टीट्यूशन की। यहाँ से एक सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट जो है लोगों, कस्टमर्स के दिमाग में डाला जाता है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोर्डियल लैंग्वेज और पॉजिटिव टोन को यूज़ करते हैं रिलेशनशिप को स्ट्रेटेंड रखने के लिए। रीइंफोर्सिंग द इंस्टीट्यूशंस प्रोफेशनल इमेज, बिजनेस लेटर जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन वर्क कल्चर और प्रोफेशनल आउटलुक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और कर्टेशियस लेटर जो है एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन को अच्छा करता है। पुअर लैंग्वेज है तो वहाँ से इंस्टीट्यूशन की इमेज खराब हो सकती है। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस, बिजनेस लेटर जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो लेटर्स जो है
pertaining to contracts, complaints, orders, payments, appointments को utilize as an evidence in the future. Therefore, it is essential that they be accurate and clear. स्ट्रेंथनिंग बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस लेटर जो है वो असिस्ट इन मेंटेनिंग कोर्डियल रिलेशन बिटवीन द कस्टमर्स एंड द बिजनेस पार्टनर, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन रखने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस वो रखते हैं. लेटर ऑफ थैंक्स, लेटर ऑफ गुडविल, लेटर ऑफ एड्रेसिंग कंप्लेंट्स, लेटर ऑफ फोस्टर गुडविल, ये सब इंक्लूड होता है. क्लैरिफाइंग डिसीजंस एंड इंस्ट्रक्शंस, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू कन्वे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस एंड इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग. दिस मिनिमाइजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा जो है आप परफॉर्म कर पाएंगे. इंपॉर्टेंस टाइम, इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी. वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर बिजनेस लेटर जो है कम्युनिकेशन को फास्टर बनाते हैं और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं. दिस मेंटेन्स डिसिप्लिन इन ऑपरेशंस एंड रिजल्ट इन टाइम सेविंग. फेलियर ऑफ अ बिजनेस लेटर इफ इट फेल्स इन जनरेट गुडविल, अगर गुडविल नहीं जनरेट कर पाते तो क्या दिक्कत होगी, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा. अगर लेटर की लैंग्वेज अच्छी नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ किया जाएगा और जो है यहाँ से रिलेशनशिप कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में ख़राब हो सकती है. एरोजन ऑफ कस्टमर ट्रस्ट, एक बार कस्टमर का आप पर से फेथ उठ गया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रेपुटेशन अपनी वापस लेके आना ऑर्गेनाइजेशन के लिए. स्ट्रेन इन बिजनेस रिलेशनशिप, डिस्कर्टेशियस एंड इनसेंसिटिव लेटर जो है वो टेंशन बना देते हैं बिजनेस पार्टनर और कस्टमर्स के बीच में. दिस लीड्स टू डिक्लाइन इन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशंस इमेज, बिजनेस लेटर्स जो है वो सर्व करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एक लेटर इंप्रेसिव और कर्टेशियस नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफेशनल इमेज खराब हो जाती है. पोटेंशियल फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स, एम्बिगुअस एंड इनसेंसिटिव लेटर्स जो है गिव राइज टू द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जहाँ से विच मे सब्सिक्वेंटली लीड टू द डिस्प्यूट एंड इवन लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं. डिक्लाइन इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के बीच में खराब हो सकता है और पोटेंशियली आपका डिले और फेलियर कर सकता है ऑपरेशन में. ब्रेकडाउन ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, प्रोफेशनल स्फीयर के अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को सर्व करना एज अ फाउंडेशन ऑफ द सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है. लेटर लैकिंग गुडविल कैन वीकन दिस रिलेशनशिप्स एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़. इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस लेटर, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेटर की शुरुआत में होना. यहाँ से रेसिपेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है कि भाई किसने ये लेटर भेजा है. डेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेट को मेंशन करना, ताकि भी लीगल पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी है कि भी आपने किस तारीख को भेजा है वो दिखाने के लिए. रेसिपेंट एड्रेस भी, जिसके पास भेज रहे हो उसका एड्रेस तो देना पड़ेगा ना. अगर गलत इंसान के पास लेटर पहुंच गया तो सब्जेक्ट एक छोटी सी 1-2 लाइन के अंदर पूरे ईमेल या फिर पूरी रिपोर्ट का निचोड़ बताना ज़रूरी है. सैल्यूटेशंस, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये सब लिखना ज़रूरी है एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए, और आप यहाँ से इज्जत दे रहे होते हो सामने वाले इंसान को. मेंटेन बॉडी एंड कंटेंट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है लेटर का, क्योंकि आप यहाँ पर मैसेज, इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट, कंप्लेंट और प्रेजेंट करते हो, और यहाँ से लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए एंड कर्टेशियस एंड फॉर्मल होनी चाहिए. क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, द लेटर कंक्लूड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड गुड विशेस फॉलोड बाय द सेंडर सिग्नेचर एंड द नेम. दिस रेंडर्स द लेटर फॉर्मल एंड कंप्लीट. और यहीं पर आपका ये सब्जेक्ट की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये आपके बिजनेस कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर दिए गए हैं. मुझे उम्मीद है आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी. और याद रखना, हमारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो आप बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को नोट्स जो है यूज़ कर सकते हैं. एक और चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है. तो सबसे पहले डिफाइन व्हाट इज़ बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी क्या होता है वो आप मुझे बताएंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ MLA स्टाइल, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ APA स्टाइल. बिब्लियोग्राफी क्या होता है, पहला क्वेश्चन बिब्लियोग्राफी, डिफाइन बिब्लियोग्राफी. सेकंड इज व्हाट इज MLA स्टाइल एंड थर्ड इज डिफाइन APA स्टाइल. ठीक है. तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, आप इनको आंसर कर सकते हैं. ठीक है.
तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। और अगर आप इन 3 क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं तो 3 लकी विनर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे. So till then, stay focused, study smart and crush your exams. See you in the next video.